हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा जो सोशोलॉजी का यूपीपीजीटी का जो कोर्स चल रहा है उसमें कल हमने पढ़ा था दुर्खीम की सोशोलॉजी को और आज उसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें कल हमने पढ़ा था कि सोशल फैक्ट क्या होते हैं, सामाजिक तथ्य, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना था। इसके अलावा उनके व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित कुछ चीज़ें हमने जानी थी। आज हम पढ़ेंगे उनकी ही थियरी सामूहिक चेतना और समाजों में एकता के प्रकार। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें, कल मुझे कमेंट आया था तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील हुआ। कमेंट था कि मैम आप जो पढ़ा रही हो क्या उसको पढ़ने से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, दुनिया में आप किसी भी टीचर के पास चले जाइए, वो चाहे जितना टैलेंटेड हो, वो आपको ये रिटन गारंटी नहीं दे सकता है, 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि उसके पढ़ाने से आप क्वालिफाई कर ही जाओगे। मैं 1000 बच्चों को पढ़ाऊंगी, मेरे ग्रुप में 100 बच्चे भी अगर ऐड हो जाते हैं तो क्या उनमें से सारे सेलेक्ट होंगे? सेलेक्ट तो सिर्फ वही होंगे जो एग्ज़ाम सही से देंगे, जो सही से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं तो सबको बराबर ही पढ़ाऊंगी। कोई भी टीचर हो वो अपना बेस्ट देता है, जितना उससे हो सकता है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना पढ़ सकते हो, कितना उस टीचर से सीख सकते हो। हमारा काम है सिखाना, सीखना आपका काम है कि आप कितना बेहतर तरीके से हमारी बातों को अपने दिमाग में उसको समाहित कर पाते हो, कितना बेहतर तरीके से आप सीख पाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। अब इतना तो आपके अंदर, आप लोग चिंतन स्तर पे आ गए हो तो आपके अंदर इतनी तो आ ही गई होगी एबिलिटी कि आप कोई टीचर यदि सिखाने वाला है तो उससे चीज़ें खींच सको, उससे चीज़ें ग्रहण कर सको। वो एबिलिटी नहीं है तो फिर कोई भी आपको लिखित में गारंटी नहीं ले सकता कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा और नॉट। एंड एक चीज़ और लिखी थी उसमें कि मैं बुक्स नहीं खरीद सकती। तो भैया बेसिक सी बात है, बुक्स तो मस्ट है। आप अगर बुक्स नहीं ले सकते तो मैं बोलती हूँ कि PDF डाउनलोड कर लो। आपको बहुत सारे PDFs मिल जाते हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो, जैसे NCERT का PDF मिल जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें आप पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल भरा पड़ा है। आपके अंदर पढ़ने की, आपके अंदर कुछ सीखने की वो जिज्ञासा, वो जो उत्सुकता होती है, वो भूख होती है, वो होनी चाहिए। चांस भरे पड़े हैं आपको, आपका जॉब, आपका करियर कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ होनी तो चाहिए। वो जिज्ञासा, वो कुछ पाने की चाह, वो आपके अंदर होनी तो चाहिए। अगर वही नहीं है तो कोई भी नहीं करवा सकता। तो वो चीज़ अपने अंदर लाइए, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सामूहिक चेतना, हमारा टॉपिक क्या है? सामूहिक चेतना। ठीक है, क्या होता है ये सामूहिक चेतना, क्या होती है? तो सामूहिक चेतना को समझने से पहले हम पहले समझेंगे चेतना क्या होती है। चेतना सामान्य शब्दों में कहें तो हमारा जो इंद्रियजन्य अनुभव होता है, जो हम इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारी चेतना होती है। कि हमने कोई चीज़ फील करी और हमने उसको थिंक करा, वो हमारी चेतना कहलाएगी। तो ये हो गई व्यक्ति की चेतना जो उसके मस्तिष्क में होती है। ठीक, लेकिन समूह की चेतना, अब हम समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं मतलब है, पूरी सोसाइटी। तो हम पढ़ेंगे समूह की चेतना। तो किसी व्यक्ति की चेतना नहीं, सामूहिक चेतना क्या चीज होती है? वो सभी साझा मूल्य, सभी साझा मान्यताएं या वो विश्वास या नियम जिनमें समाज की शक्ति निहित होती है। ठीक, क्या क्या चीजें? वो सभी नियम, मान्यताएं, विश्वास जिनमें समाज की शक्ति निहित होती है, उसको कहा जाता है सामूहिक चेतना। व्यक्ति ने जो महसूस किया, एक पर्सन ने जो फील किया, उसने जो चीज थिंक करी, वो इंद्रियजन्य उसका अनुभव, वो व्यक्तिगत चेतना हो गई। लेकिन जब उसमें संपूर्ण समाज का भरोसा आ जाता है, ठीक, कोई एक पर्सन ने कोई चीज मानना शुरू किया तो वो सामूहिक चेतना नहीं कहलाएगी।
लेकिन जब उसको पूरे समाज ने मानना शुरू कर दिया, उसमें सामूहिक चेतना आ गई, उसको फिर आप चेंजेस उसमें नहीं ला सकते। तो सामूहिक चेतना का मतलब हुआ कि कोई साझागत मूल्य या साझागत नियम कि जिनमें पूरे समाज की चेतना आती हो। जैसे कि सपोज कल मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, दूसरा समझिए कि ये माना जाने लगा कि कन्या के विवाह के पूर्व उसको अलंकारों से सुसज्जित करके वर को देना शुभ होता है। ठीक, ये चीज मान्यता में आ गई। तो अब एक पर्सन ने उसको किया तो वो व्यक्तिगत हुआ, पूरे समाज ने उसको मानना शुरू कर दिया, पूरे समाज का उसमें भरोसा आ गया, तो वो सामूहिक विश्वास हो गया, सामूहिक मान्यता हो गई, उसमें साझा मूल्य आ गए, तो उसको कहेंगे हम सामूहिक चेतना। ये नियम और मूल्यों के द्वारा समाज को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो सामूहिक चेतना होती है ये समाज में एक कंट्रोलर का कार्य करती है, जो व्यक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखती है कि पूरा समाज कोई चीज मानता है, पूरा समाज कोई चीज चाहता है, तो उसके अगेंस्ट यदि आप कार्य करते हो तो समाज आपको उसके लिए पनिश करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति एक चीज कोई सोचता है तो उसमें पनिशमेंट इतना नहीं, बट अगर पूरा समाज उस चीज को मानता है, उन मूल्यों को, उन विश्वासों को, उन परंपराओं को, तो साझागत मूल्य, साझागत विश्वास या साझागत नियम जिनमें समाज की शक्ति निहित हो, जिनको तोड़ने पर समाज पनिश करे, उन सभी को हम सामूहिक रूप से कहेंगे कि वो है समूह की चेतना, जो कि कॉन्सेप्ट दिया दुर्खीम ने। ठीक, दुर्खीम ने एक चीज और बताई, एकता, सॉलिडेरिटी। एकता के इन्होंने दो प्रकार बताए। पहला बताया यांत्रिक एकता, दूसरा बताया सावयवी एकता। और इन्हीं दो एकता के जो दो प्रकार बताए, इन्हीं के आधार पर इन्होंने दो प्रकार बताए समाजों के। पहला समाज यांत्रिक समाज, और जो दूसरा जिसमें सावयवी एकता होती है वो सावयवी समाज। यांत्रिक समाज कब पाया जाता था? पहले के समय में जो आदिम समाज होते थे, पूर्व के स्टार्टिंग के जो समाज होते थे, उनको हम यांत्रिक समाज कहेंगे। और सावयवी समाज जो अभी के आधुनिक के समाज हैं, जो इस टाइम पे वर्तमान में जो समाज हैं, इनको हम सावयवी समाज कहेंगे। तो दो प्रकार की एकता के आधार पर दो प्रकारों के समाज बताए, एक तो यांत्रिक एकता, दूसरी सावयवी एकता, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। ठीक, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं ये। देखिए, समाजों से स्टार्ट करते हैं। तो यांत्रिक समाज, जिसमें यंत्र के समान एकता पाई जाए। यंत्र, कोई मशीन, जैसे कि कोई सपोज दैट कि आपका कोई, आप ले लो कोई साइकिल ले लो, एक साइकिल। ठीक, अब उसके अलग अलग पार्ट्स, उसका जो भी उसमें जो भी जितने भी पार्ट्स लगे हैं, ठीक, वो कैसे जुड़े हैं, इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, एकदम आपस में गुत्थम गुत्था जुड़े हुए हैं। एक को हटा दो तो क्या यंत्र चल पाएगा? साइकिल से उसका हैंडल हटा दो तो क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, पंखा आप ले लो। पंखे में सारी चीजें, छोटे से छोटा भी जो उसका भाग है, वो सब बिल्कुल ऐसे अटैच्ड हैं, बिल्कुल घनिष्ठ, कि उनको एक दूसरे से आप भिन्न नहीं कर सकते। वो बिल्कुल समग्र का रूप लेकर के काम करते हैं, उनको आप एक दूसरे से भिन्न नहीं कर सकते। भिन्नता उनकी कोई पहचान नहीं है। यदि पंखे के सिर्फ पर रख दिए जाएं तो क्या आप उसको पंखा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। या फिर उसका जो वो लटकने वाला जो डंडा होता है वो सिर्फ रख दिया जाए तो क्या आप उसको पंखा कहेंगे? नहीं कहेंगे। या उसके कोई दूसरे जो पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको रख दिया जाए तो क्या आप उसको पंखा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यंत्र में क्या होता है कि बिल्कुल अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं उसके अंग, जो उसके अवयव होते हैं, जो उसके घटक होते हैं,
इस तरीके से जुड़े होते हैं, लगता ही नहीं है कि ये आपस में डिफरेंट हैं, बिल्कुल अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। इनको अलग अलग करने पर वो पूरा का पूरा बिखर जाता है, पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। तो इनको हम भिन्न नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो पूरा का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वैसे ही यांत्रिक एकता में, यांत्रिक समाजों में होता है। व्यक्ति इतना अधिक एक दूसरे से क्लोज होता है, इतना अधिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है कि उनको हम भिन्न रूप से पहचान नहीं सकते। लगभग सभी की सेम सोच होती है, सेम पहनावा, सेम खान पान की आदतें और सेम रहन सहन, तो लगभग सब चीज़ें समान होती हैं। जैसे पहले कि आप शहरों में तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले ग्रामीण समाजों में ये चीज़ पाई जाती थी। अभी तो गाँव में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गए हैं, बट पहले के टाइम में ग्रामीण समाजों में आप एक चीज़ देख सकते थे कि अभी भी वो चीज़ है कुछ हद तक, लेकिन कुछ हद तक अब नहीं है। तो क्या होता था कि सभी लोग, कोई भी कस्टम है तो उसको सेम सेम फॉलो करते, और कोई भी ओकेज़न होता था तो सभी लोग सामूहिक रूप से चर्चा करते थे उस पर कि कैसे क्या करना होता है। ये सब कुछ खान पान भी लगभग सबका सेम होता था, मतलब शाकाहारी है तो शाकाहारी, मांसाहारी है तो मांसाहारी, तो लगभग खान पान भी सबका सेम सेम होता था। एक मौसम में एक तरीके का खान पान, दूसरे मौसम में दूसरे तरीके का, सब लगभग चीज़ें सेम सेम होती थी, पहनावा भी, तो आप उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते थे। तो वो अभिन्न रूप से जुड़ करके कार्य करते थे, ठीक है। तो अभिन्न का मतलब कि जिनको हम भिन्न ना कर सकें। अभी जैसे आप आदिम समाजों में चले जाओ, जनजातीय समाजों में, तो वहाँ पे जो वो समुदाय होगा, तो वहाँ के जितनी भी जनजातियों के जितने भी व्यक्ति होंगे, उनका पहनावा होगा तो सेम ही होगा, और उनका खान पान होगा तो वो भी सेम ही होगा, प्रथाएं होंगी तो वो भी सेम ही होंगी। तो मतलब इस तरीके से वहाँ के लोग जुड़े होते हैं आपस में कि उनको आप भिन्न नहीं कर सकते, अभिन्न रूप से वो जुड़ करके कार्य करते हैं, एक मशीन के जैसे। जैसे मशीन के पार्ट्स को आप अलग नहीं कर सकते, अलग करोगे तो पूरा बिखर जाएगा, वैसे ही जो यांत्रिक समाज होते थे उनमें एकता इतनी घनिष्ठ होती थी, इतने क्लोज रिलेशन होते थे कि सब में लगभग समानता दिखाई देती थी। हाँ, तो एक तो ये हो गया, ठीक, कि उनमें बिल्कुल यंत्र के जैसे एकता पाई जाती थी। दूसरा क्या चीज है, यांत्रिक समाजों में क्या होता था, क्यों यंत्र के समान जुड़े होते थे, क्योंकि जनसंख्या कम होती थी, लोग कम होते थे, तो सोचते थे कि मिलजुल के रहो। जैसे परिवार देखा होगा, जब 5 ही लोग होंगे तो क्या होता है कि चलो भैया मिलजुल के रहते हैं, नहीं तो कोई दूसरा अटैक करेगा, तो उससे बचाव के लिए। तो जब कम लोग होते हैं तो देखा जाता है कि वहाँ पे थोड़ा सा घनिष्ठता ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा लोग होंगे तो कहाँ कितना पर्सन किससे मिल पाएगा, तो कम लोगों में थोड़ा घनिष्ठता ज़्यादा, तो जनसंख्या कम होती थी, जनघनत्व तो कम होता, जब जनसंख्या कम है तो जनघनत्व तो भी कम होगा, ठीक। थोड़ा सा दूर दूर बस्तियां होती थी कि एक यहाँ पे घर है, दूसरा वहाँ पे है, गांव ऐसे ऐसे बसे होते थे, जनघनत्व तो कम होता था। और क्या होता था, कम नैतिक घनत्व होता था, लोग एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब जो अन्योन्याश्रिता की जो भावना थी वो थोड़ा सा कम थी। लेकिन इनमें एकता कैसे बनी रहती थी, सामूहिक चेतना के आधार पर। इनमें क्या होता था, सामूहिक चेतना बहुत अधिक होती थी। यांत्रिक समाजों में सामूहिक चेतना की मात्रा बहुत अधिक होती थी। व्यक्ति सेम मूल्यों को, सेम मान्यताएं, विश्वास, परंपराएं, इन सब में भरोसा करता था, और यदि कोई इनको तोड़ता था तो क्या था, तो दमनकारी कानून पाए जाते थे, ठीक। अगर कोई सामूहिक चेतना के अगेंस्ट, कोई समाज के अगेंस्ट कोई भी कार्य करता था, तो समाज उसको उसका दमन करने की कोशिश करता था और दंड देने की कोशिश करता था। कि अगर किसी ने कुछ भी कोई चीज़ फॉलो नहीं करी, सपोज कि जाति के कोई नियम थे, यदि उनको फॉलो नहीं किया तो जाति से सीधे सीधे बहिष्कार कर दिया जाता था उसका, या फिर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो हत्या के बदले हत्या। तो ऐसे ऐसे दमनकारी कानून थे कि आपको वो नियम मानने ही मानने थे, फॉलो करने ही करने थे। ये चीज़ थी यांत्रिक समाजों में। लेकिन नैतिक घनत्व तो कम था, तो यांत्रिक समाजों में एकता का आधार था सामूहिक चेतना की अधिक मात्रा, ठीक। सामूहिक चेतना यहाँ पे अधिक होती थी। दूसरे प्रकार की एकता इन्होंने बताई सावयवी एकता, और वो किसमें पाई जाती है, सावयवी समाजों में। सावयवी एकता, सावयव माने शरीर के जैसे, ठीक। जैसे शरीर के पार्ट हैं
आप इनको डिफरेंट तरीके से पहचान सकते हो। इंटरकनेक्टेड तो हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि संबद्ध नहीं है, संबद्ध हैं, लेकिन इनकी अपनी भी पहचान है और इनके कार्य बटे हुए हैं। इतना ज्यादा मशीनों में नहीं होता था। मशीनों में क्या होता है कि सभी लोग समग्र रूप से कार्य करते हैं, श्रम विभाजन नहीं इतना ज्यादा होता है। ठीक, श्रम विभाजन उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो यांत्रिक समाजों में श्रम विभाजन की मात्रा कम थी। लेकिन सावयवी एकता, अब इसमें श्रम विभाजन कैसे है? शरीर में देखो, हाथ का काम अलग बटा हुआ है, आंखों का काम अलग बटा हुआ है, मुंह का काम अलग बटा हुआ है, माइंड का काम अलग बटा हुआ है। तो पूरे शरीर के जितने भी पार्ट हैं सबका काम एक अलग अलग डिफरेंट तरीके से बटा हुआ। तो श्रम विभाजन, ठीक, जैसे शरीर में श्रम विभाजन वैसे ही सावयवी एकता के समय में सावयवी समाजों में भी श्रम विभाजन था। सभी घटक, सभी अवयव इस तरीके से जुड़े होते थे कि वो एक दूसरे पे डिपेंड होते थे। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी यानी कि अन्योन्याश्रिता या निर्भरता की मात्रा अधिक पाई जाती थी, क्योंकि सबके काम बटे होते थे और सारे कामों को करना है तो सबकी जरूरत होगी। जैसे आपके क्लास में है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई डांस करने में अच्छा है। तो यदि हमें समग्र रूप से किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है तो हमें सभी की नीड पड़ेगी। तो क्या हुआ कि सभी इस तरीके से इंटरकनेक्टेड कि सभी की जरूरत पड़े, उस टाइम पे सभी को एक दूसरे की नीड पड़े। तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड रहते थे कि उनको पहचाना तो जा सकता था, पृथक पहचान तो होती थी, थोड़ा सा भिन्नता आप देख सकते हो, डिफरेंस जैसे शरीर में होता है आप पहचान तो सकते हो कि ये वाला ये पार्ट है, ये वाला ये पार्ट है, इसकी ये विशेषता, इसकी ये विशेषता। लेकिन इंटरकनेक्टेड बहुत ज्यादा है तो आप इनको पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, पृथक आप यहां भी नहीं कर सकते। तो पहले यांत्रिक एकता में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हो सकते थे कि बिल्कुल अभिन्न की स्वतः पहचान नहीं पाते थे, लगभग सब सेम सेम दिखता था। लेकिन यहाँ पे आप पहचान सकती हो श्रम विभाजन की वजह से अन्योन्याश्रिता इतनी ज्यादा हुई, डिपेंड इतना ज्यादा हुई कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो सावयवी समाजों में क्या होता था? जनसंख्या अधिक होती थी, जनसंख्या अधिक हुई तो जनघनत्व भी अधिक होगा, जनघनत्व अधिक होने की वजह से श्रम विभाजन हुआ। यहाँ पे क्या होता था? यांत्रिक समाजों में श्रम विभाजन होता था लेकिन बहुत ही सरल तरीके से होता था कि आयु के आधार पर हो गया या जेंडर के आधार पर हो गया। लेकिन यहाँ पे श्रम विभाजन की मात्रा बहुत अधिक होती थी। तो जब श्रम विभाजन सबका काम बटा हुआ है तो सभी एक ही काम को करने में माहिर हो गए। जैसे कि आंख का काम है देखना, तो भैया वो देख ही सकती है, आंख कभी सुन नहीं सकती। तो अपने काम में वो विशेषीकृत है, अपने काम में माहिर है, लेकिन दूसरे के काम को नहीं कर सकती। सेम जैसे आप सोसाइटी में ले लो कि परिवार का कार्य अलग बटा हुआ है, विवाह का कार्य अलग बटा हुआ है, नातेदारी का कार्य अलग बटा हुआ है, राजनीतिक संस्थाओं का कार्य अलग बटा हुआ, सभी के कार्य अलग अलग डिफरेंस तरीके से बटे हुए श्रम विभाजन के आधार पे। तो जब सभी के कार्य बटे हुए हैं तो एक पर्सन एक ही कार्य को कर पा रहा है। और अब समाज में जरूरी तो सभी है, क्योंकि जीवित रहने के लिए सभी कार्यों की पूर्ति जरूरी है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि विशेषीकरण और श्रम विभाजन के कारण लोग एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित बहुत अधिक थे, एक दूसरे पे डिपेंड बहुत अधिक थे। तो उनमें वो जो एक दूसरे पे निर्भर रहने की प्रवृत्ति थी वो ज्यादा थी, अन्योन्याश्रितता की प्रवृत्ति ज्यादा थी। नैतिक घनत्व तो इन्होंने इसी को कहा है। नैतिक घनत्व का मतलब कोई वो वाला नैतिकता वाला नैतिक नहीं, नैतिक घनत्व का मतलब अन्योन्याश्रितता। ठीक, तो सावयवी समाजों में जनसंख्या अधिक होती थी, जन घनत्व भी अधिक होता था, नैतिक घनत्व भी अधिक होता था, और यही नैतिक घनत्व होता था एकता का आधार। और ये नैतिक घनत्व क्यों होता था? क्योंकि श्रम विभाजन पाया जाता था, श्रम विभाजन के कारण विशेषीकरण पाया जाता था। ठीक, और यहाँ पे क्या होता था? सामूहिक चेतना की मात्रा कम हो जाती थी, दिखाई अधिक देती थी, लगता था कि सब सेम सेम है, लेकिन सामूहिक चेतना की मात्रा कम हो जाती थी। कानून कैसे थे? क्षतिपूरक थे। जब सामूहिक चेतना कम होगी तो आप लोगों पे दमनकारी कानून लगाओगे तो वो नहीं मानेंगे। तो क्षतिपूरक कानून होते थे और उतना लोग मतलब उतना कठोर कानून नहीं होते थे, थोड़ा था इजी, थोड़ा सा छूट, इस तरीके के कानून इस वाले समाजों में पाए जाते थे, सावयवी समाजों में। तो ये क्लियर हुआ कि दो प्रकार के समाज, यांत्रिक समाज, सावयवी समाज, दो प्रकार की एकता, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता। यांत्रिक एकता में लोग यंत्रवत जुड़े होते थे, उनको आप डिफर नहीं कर सकते थे, बिल्कुल अभिन्न पार्ट के रूप में कार्य करते थे और लगभग सब सेम सेम दिखता था, साझा मूल्य, विश्वास, सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे सामूहिक चेतना अधिक होती थी।
लेकिन नैतिक घनत्व कम होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्रम विभाजन की मात्रा कम होती थी। ठीक। सावयवी समाज, सावयवी एकता, जहां पर हम एकता के साथ जुड़े तो हुए हैं, लेकिन किस लिए जुड़े हैं? क्योंकि हम एक दूसरे पे निर्भर ज्यादा हैं। यहाँ पे सभी इकाइयों की स्वतंत्र पहचान होती थी, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन स्वतंत्र होते नहीं थे, होते इंटरकनेक्टेड ही थे। और यहाँ पे नैतिक घनत्व अधिक होता था। सामूहिक चेतना की मात्रा यहाँ पे कम होती थी, लेकिन लगता था कि ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नैतिक घनत्व ज्यादा होता था। क्षतिपूरक कानून होते थे। तो ये इन्होंने बताया एकता और सामूहिक चेतना। ठीक। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी। कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे इसके नोट्स एंड इससे रिलेटेड क्विज आपको मिल जाएंगे।